हेलो बच्चों, तो एनएलएम पार्ट सेकंड वीडियो में स्वागत करते हैं। लास्ट वीडियो किसी टेक्निकल कारण से एकदम से इसी सवाल पे हमें बंद करनी पड़ी थी, यहीं से वापस शुरू करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये था कि एक ब्लॉक है मास 2 kg का, इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन सरफेस, ऐसे प्लेस किया हुआ था और जिसका फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। द नेट फोर्स इन एन ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स पूछा था बच्चों, तो हमने इसका एफबीडी बना लिया था। नीचे mg लगेगा दैट इज 2g, इधर नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा दैट इज म्यू एन। ठीक है, अब इस पर नेट फोर्स पूछा है, इजी सा सवाल है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस 2g फोर्स के कंपोनेंट निकालूंगा तो ये वाला कंपोनेंट होता है 2g cos 30 और हम जानते हैं कि इधर वाला होता है 2g sin 30। बस डायरेक्ट आपको ये याद रखने हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था कि इधर mg sin थीटा लगता है, इधर mg cos थीटा लगता है, इधर म्यू एन लगता है और इधर नॉर्मल लगता है, बस बात खत्म। अब ये जो नॉर्मल है ये इसके बराबर लगता है, तो नॉर्मल और 2g cos 30 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि जब हमें नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉकेज, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल और 2g cos थीटा का तो कोई योगदान है नहीं। अब बात आएगी, नीचे 2g sin 30 डिग्री है और f ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन म्यू एन। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ रही है म्यू एन, म्यू दिया हुआ है ना बच्चों, कुछ दिया हुआ है क्या म्यू के बारे में? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोला है बस। तो नेट फोर्स के लिए तो अपने को म्यू की वैल्यू चाहिए होगी। म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई थी क्या सवाल? हाँ दी हुई है ये, सॉरी, यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 1/√3 दिख नहीं रहा था, है ना। तो म्यू इक्वल्स टू 1/√3 और नॉर्मल जो है 2g cos 30 को बैलेंस कर रहा है तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 2g cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, √3 से कट गया, बचा g, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम अवेलेबल है, इस बात को ध्यान रखें, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इज 10। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लग रहा हो, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि नीचे कितना फोर्स लग रहा है। अभी अगर 2g sin 30 को कैलकुलेट करें तो ये आएगा 2 × g sin 30 होता है 1/2। अच्छा ये भी 10 लग रहा है, g पूरा ही लग रहा है ना 10। अच्छा उसने g 10 लेने को ही बोला है ना। तो g और पीछे अवेलेबल भी 10 है, यानी कि पूरा का पूरा लगा देगा। तो जितना इधर लग रहा है उतना ही पीछे फ्रिक्शन भी अपनी पूरी वैल्यू यूज कर रहा है उसे रोकने के लिए। तो 10 इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इधर नॉर्मल 2g cos 30 को बैलेंस कर देगा, यानी कि सारा का सारा फोर्स तो बैलेंस हो चुका है। अरे क्या बात समझे? तो अगर सारा फोर्स बैलेंस हो चुका है बच्चों तो नेट फोर्स तो अब 0 रह गया ना इसके ऊपर, तो यानी ये रुका हुआ रहेगा ब्लॉक इसके ऊपर। तो नेट फोर्स जो आया वो 0 है, ये वाला ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि नीट में आने वाले मोस्टली क्वेश्चन 75% तक क्वेश्चन इजी जो उनके होते हैं, आप सिर्फ बेसिक फिजिक्स अगर आप ध्यान में रखें तो आप 75% तक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक औसतन बच्चे के लिए जो नीट निकालना चाहता है, जिसका एम कोई टॉपर बनना नहीं है, उसका एम है एमबीबीएस निकल जाए, उसके लिए 75% फिजिक्स में बहुत होता है। अरे 50% भी हो जाए तो भी बहुत होता है, वो बायो और केमिस्ट्री से काफी कुछ अर्न कर लेता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ ध्यान रखें। अब जैसे कि ये सवाल, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये भी अपना आया हुआ सवाल है, यहाँ लिखा नहीं है, पर दिस इज 22 का है या 23 का है, चेक कर सकते हैं आप, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या था, उसने एक एफबीडी दिया है, इस एफबीडी में बस उसने कहा है कि मैच कर लो भैया कौन सा क्या है। तो अपन जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन ये है Q। तो नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप मैच करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन को Q के साथ मैच करिए। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है इनमें से? R है, तो फ्रिक्शन को R के साथ मैच करिए। वेट mg कौन है? S है, इससे मैच करिए। mg sin थीटा कौन है? P है। देखो क्या चिल्लर सवाल है। बेसिक फिजिक्स, मैं फिर कहता हूं कि भाई हम फिजिक्स से इसलिए परेशान नहीं होते कि फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती, हम इसलिए परेशान होते हैं कि जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं, या हम जैसे जनरली हम पढ़ने गए कहीं पर, या मान लो हम भी पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो हम जानते हैं क्योंकि हम भी वही करते हैं, है ना। क्योंकि जब हमें पढ़ाना होता है तो भाई हमें एक लेवल तक पढ़ाना होता है, क्योंकि उसमें अच्छा बच्चा भी बैठा है बैच में, एवरेज बच्चा भी बैठा है, ऐसा बच्चा भी बैठा है जिसे फिजिक्स बहुत कम समझ में आती है। ठीक है, तो अब हमें तो सारे बच्चों को लेकर चलना है, तो हम तो बिल्कुल अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे, है ना। तो अब उस अच्छे लेवल में फिजिक्स का वो बच्चा या वो अपना प्यारा प्यारा बच्चा जो
नहीं यार, अपन ने तो बायो ली ही इसीलिए थी कि भाई मैथ से पीछा छूटे, है ना। तो और वही विकराल रूप में तुम फिजिक्स में आ जा रही है, वापस प्रेजेंट कर दे रहे हो, तो फिर वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि नीट नहीं निकलेगी। पर इतने टफ सवाल आते ही नहीं नीट में। मैं फिर कह रहा हूँ 75% क्वेश्चन ईजी होते हैं। आप इजी जोन्स में जाइए। अगर हम परेशान हो रहे हैं, हमारा कोई एम बहुत ज़्यादा गणितज्ञ बनना नहीं है, फिजिसिस्ट बनना नहीं है, तो हम सीधे आराम से निकाल लेंगे। बेसिक बेसिक चीज़ें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब एक सवाल आते हैं इसमें, कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स कहते हैं जिसे। कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स में जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि एक तो इस तरीके के सवाल आएंगे M1 M2, ठीक है, जिसमें दो ब्लॉक ऐसे रखे रहेंगे साथ में, एक फोर्स लगा देगा। और वो पूछता जनरली क्या है, वो पूछता है कि M1 ब्लॉक और M2 ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, वो निकाल कर बताओ। देखो बच्चों ध्यान से देख लो, बहुत ईजी सी चीज़ है। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन मान लो ए है, हमेशा यही ही करना है, बस स्टेप सीख लो, स्टेप्स याद कर लो। फर्स्टली फाइंड एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। सिस्टम मान लो इसे, अगर मैं इसे सिस्टम मानूं तो मैं इसे एक सिंगल ब्लॉक मान लेता हूं M1 प्लस M2 का, ठीक है। इस पर फोर्स लग रहा है F, तो इसमें मान लो कुछ तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर मान लो इसमें फ्रिक्शन भी, अगर सवाल में फ्रिक्शन भी है तो पीछे की तरफ म्यू एन भी लगा देना। अभी हम सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शन नहीं है अगर, तो अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। यही ही करना है, और कुछ दिमाग में डालना नहीं। जैसे बायो याद करते हो कि याद कर लो ये होता है, वैसे ही बता रहा हूं, यही ही करना है तुम्हें। यहां से एक्सेलरेशन निकालो, F बाय M1 प्लस M2 निकाल दिया। अब ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करो, अब M2 को अलग कर दो, M2 को अलग करो। देखो अब M2 का FBD अलग से बनाएंगे। M1 के कारण से M2 पे एक नॉर्मल लग रहा है इधर, ठीक है। और चूंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना है, तो M2 का भी एक्सेलरेशन इतना ही है, इतना ही तो N की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो खाली N लग रहा है ना, F फोर्स तो M1 पे लग रहा है, इस बात का ध्यान रखना। F फोर्स M2 पर नहीं लग रहा, M2 पर तो नॉर्मल लग रहा है। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज दिस। तो ये आया M2F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अगर दो ब्लॉक प्रॉब्लम है तो उसके लिए फॉर्मूला है, पर मैं यहां पर आपको फॉर्मूला याद करने को नहीं कह रहा हूं। उसका कारण दूसरा है। उसका कारण ये है क्योंकि कई बार वो इस सवाल में थोड़ा छेड़खानी करते हैं। वो कई बार 3 ब्लॉक ले आते हैं, कई बार कुछ इंक्लाइंड प्लेन पर रख देते हैं, तो बच्चे के लिए फिर वो फॉर्मूला यूजफुल नहीं रहता, और फिर वो उन जगहों पे इस फॉर्मूले को लगाता है तो फिर गलत आंसर आता है। इसलिए यहां मैं सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहा हूं, बस 2 स्टेप का सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। पहले तो एक्सेलरेशन निकालो कंबाइंड फोर्स फॉर्मूला लगा के, उसके बाद सिंगल ब्लॉक का FBD बनाओ और उस पर नॉर्मल लगा के नॉर्मल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। समझ गए? हाँ, तो ऐसे सवाल आते हैं बेटा। अच्छा, इसमें एक तरीके के और सवाल आते हैं जिसमें कि ब्लॉक ऊपर नीचे रखे होते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे तो मैं चाहता तो इसे स्किप भी कर सकता था क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन में जाता है, तो छोड़ भी सकते हैं हम, ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों करने हैं हमें। फिर भी एक बार जो इसमें इजी लेवल के सवाल होते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। देखो मान लो कि जो नीचे वाला ब्लॉक है इसमें वो दे देगा आपको कि भाई यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू दे देगा कुछ, मान लो कि म्यू है, ठीक है। अब वो कहेगा कि भाई मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा हूं या मैं नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा हूं, तो बताओ कि दोनों ब्लॉक्स में कितना कितना एक्सेलरेशन आएगा। इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, ठीक है। मान लो अभी ऊपर लिया मैंने कि ऊपर वाले ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम करें, सबसे पहले तो आप इस पूरे का वही सिस्टम मान लें, जैसे ऊपर वाले में भी तो सिस्टम ही माना था ना। तो सबसे पहला काम तो यही कि यार दोनों को एक सिस्टम मान लो। आप सबसे पहले तो इस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम के रूप में ले लें, M1 प्लस M2, और इस पर अपन फोर्स लगा रहे हैं F। कितना फोर्स लगा रहे हैं? F फोर्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्सेलरेशन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप सिंपली कहोगे सर नीचे तो चूंकि म्यू 0 है तो नीचे तो कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, तो इसका सिस्टम में ए एक्सेलरेशन आएगा मान लो, तो आप वही कहोगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू
एक्सीलरेशन, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा विच इज F अपॉन m1 प्लस m2। अरे बोलो ठीक ठीक। अब वो कहोगे कि आप सर कि ये तो दोनों में सेम एक्सीलरेशन आ रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि दोनों में अलग अलग एक्सीलरेशन आए, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में? हाँ, यही तो पंगा है इन सवालों का। इसमें ये निकाल तो दिया हमने, पर ये जरूरी नहीं है कि ये सेम ही एक्सीलरेशन से जाएं। अब ये पंगा कैसे चेक किया जाता है, इस बात को समझना है हमें। देखो जरा ध्यान से, ठीक है भाई। अब मान लो ये जो ए ब्लॉक है, नीचे यहां पर ए ब्लॉक है, अब दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, पहले देखो अब इसे ध्यान से समझना। मैं वैसे छोड़ना चाह रहा था इस सवाल को, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, पता नहीं क्यों फिर भी मन कर गया कि यार बता दो। ये मन ही थोड़ा खराब कर देता है कई बार सिचुएशन। अब ध्यान से देख लो, अब बताना शुरू कर दिया तो m1 m2, ठीक है। अब अगर इस सवाल को हम देखें तो इस सवाल पे देखो आप फोर्स तो m2 पे लगा रहे हो ना, m1 को कौन चलाएगा? m1 को इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन आगे लेकर जाएगा, यानी कि m2 के कारण से m1 पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, ये बात याद रखना। अरे आगे ही जाएगा ना m1 भाई, जब तुम इस पे धक्का मार रहे हो तो m1 m2 आगे ही जा रहा है ना, पीछे तो नहीं चला जाएगा कि आगे धक्का मार रहे हो और वो पीछे चला जाएगा, नहीं ना, आगे ही जाएगा ना। जब पता है कि वो आगे ही जाना है तो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन आगे ही लगेगा, तो इस पर फ्रिक्शन आगे तो इसके कारण से इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हाँ, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है दोनों बॉडीज पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर फोर्स लगा F, ठीक है, ये m1 ये m2 और इधर म्यू। अच्छा, यहां पर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो अपन म्यू एन जानते ही हैं, ठीक है। तो वो जो भी म्यू और n मतलब ये वाला n जो इनके बीच में आएगा, जैसे इस पर FBD बनाए तो नीचे तो m2g लगेगा और इसके कारण से यहां नॉर्मल लगेगा n, तो इस ब्लॉक पर जो n है और ये n m2g के बराबर होगा, यानी म्यू इंटू m2g आएगा। तो ये आएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम जो अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अपने आप सोचो कि नीचे वाला ब्लॉक पर तो सिर्फ इतना ही फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन सिर्फ इतना ही लग सकता है ना, म्यू m2g। तो आप जब इस वाले ब्लॉक पर का FBD बनाएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि इस पर सिर्फ म्यू m2g लग रहा है, तो यानी जो m1 ब्लॉक में एक्सेलरेशन आना चाहिए वो आना चाहिए दिस फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्स इन ए ब्लॉक। तो यहां से जो ए मैक्स की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी बच्चों? वो आएगी म्यू m2g बाय m1। ध्यान से देख लो, म्यू m2g बाय m1। अब हमने एक एक्सेलरेशन यहां पे निकाला था, ये अगर आपने ये देखा कि ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से ज्यादा है, इसका मतलब है कि इन दोनों ब्लॉक्स में स्लिपिंग हो रही है, क्योंकि नीचे वाला तो इस एक्सेलरेशन से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो अगर आपने ये देखा कि ये जो कंबाइन एक्सेलरेशन जब हमने निकाला था वो एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये केस गलत है, ये एक्सेलरेशन हो ही नहीं पाएगा। हां, अगर कम है तब तो वही एक्सेलरेशन होगा आंसर। फिर ये बात समझना, अगर ए मैक्स से कम है तब तो यही वो जो ए आया है वही आंसर है दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा है तो हमें पता है कि इसका मैक्स है ये, इससे ज्यादा तो वो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है दिस इज केस ऑफ स्लिपिंग। इफ ए मैक्स इज स्मॉलर देन ए देन दिस इज केस ऑफ स्लिपिंग। ये केस स्लिपिंग का होगा। इसका मतलब है कि m1 तो यहां पे रुकेगा भैया, m1 तो इससे तेज जा नहीं सकता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। m2 में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी m2 तेजी से जाएगा, m1 उतनी तेजी से नहीं जाएगा। और स्लिपिंग होने का मतलब है अगर m2 का एक्सेलरेशन निकालना है तो अब m2 का FBD बना लेना भाई। m2 के FBD में क्या है, इधर फोर्स लग रहा है और यही फ्रिक्शन पूरी की पूरी वैल्यू में पीछे लगेगा, यही म्यू m2g। तो बस दो ही तो फोर्स हैं, तो इसका फोर्स माइनस म्यू m2g इक्वल्स टू मास इन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है ना, ये याद है, यहां से बी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने समझा तो दिया है, पर वही बात है कि कीड़ा होता है ना हमारे दिमागों में, जबरदस्ती उन कंसेप्ट्स पर जाते हैं
जो कंसेप्ट्स थोड़े से टिपिकल होते हैं और थोड़ा मैं मानता हूँ कि भाई सभी के लिए ज़रूरत नहीं है उनकी, है ना। हाँ देखिए, इसे ऐसे नहीं सोचना कभी बच्चों कि भाई सर आप शायद हमें कम आंक रहे हो। देखो, कम आंकना है, ज़्यादा आंकने का फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। जिन्हें समझ में आ रहा है उन्हें आने दो भैया। हमारा ये है कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा एम है MBBS निकालना। हमें गधा बनना, घोड़ा बनना, इनमें नहीं डिसाइड करना सर आपने हमें गधा कह दिया या आपने हमें घोड़ा कह दिया। अरे नहीं यार, हम आज गधे बनेंगे तो कल घोड़े बनेंगे, है ना। तो मान लो, मानने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मानने में हम सीखते हैं। और अगर हम पहले से हम हैं गधे और हम मान ले अपने आप को घोड़ा, गड़बड़ हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाती है ना। फिर हम कुछ नहीं सीख पाते। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो मैंने समझा दिया, पर मुझे फिर वही समझाने के बाद लग रहा है कि मैंने एक ऐसा कंसेप्ट डिटेल में ले लिया कि जो नहीं लेना चाहिए था। वही होता ना कि कीड़ा होता ना पढ़ाने का, और यही हम मैक्सिमम टीचर्स के अंदर होता है, ज़बरदस्ती उन चीज़ों को ले आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। चलो जान दो, जिनको समझ में आया ठीक, जिनको नहीं आया वो जान दें, इससे ज़रूरत नहीं, छोड़ो। इधर देखो अब, ठीक है, अपन तो वापस उस कंसेप्ट पर आ जाते हैं जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। देखो अभी सवाल आया था बेटा 2022 में, ठीक है। इस डायग्राम में आपको जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है कि 3 ब्लॉक्स रखे हैं, 3 kg, 2 kg, 1 kg। इधर एक फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, इधर एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन और 30 डिग्री का एंगल है। इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। 2 kg और 1 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछिए। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे बता रहा हूँ। जब भी इंक्लाइंड वाला सवाल आए तो बस इंक्लाइंड की FBD बना दो जो हमने सीखी है। देखो कैसे करेंगे अपन। पहले तो इसे सिंगल ब्लॉक मान लेते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 3, 2, 5 और 1, 6 kg का ब्लॉक हुआ ये। इधर 60 लग रहा है, इधर फोर्स 18 लग रहा है, ठीक है। तो यानी नेट कितना हुआ, 60 माइनस 18 कितना हुआ, 42। देख लेना गलत तो नहीं कर रहा। तो ऊपर की तरफ ही लगेगा ना 42 न्यूटन। इसे तो बना दो। अब जो इनके अपने अपने होते हैं उन्हें बना दो। म्यू तो है नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, स्मूथ बोलिए। तो ये नीचे mg साइन थीटा लगता है, यानी 6g साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2। तो ये 3g आएगा, यानी 30 न्यूटन इधर लगेगा और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, इधर 30 हुआ 3g और इधर 42 हुआ। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही बना ना, 42 माइनस 30 12 न्यूटन इधर 6 kg ब्लॉक पर। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर ही होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, फोर्स अपॉन मास 12/6 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बताया था मैंने कि सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि कंबाइंड मान के एक्सेलरेशन निकाल लेना है। फिर हमें क्या करना है, जिस ब्लॉक पे नॉर्मल पूछा है उस अकेले ब्लॉक को अलग कर लो, इसे अलग कर लो, ठीक है। अब इसे मैंने जैसे अलग किया तो इसे अलग करके अब इसका FBD बनाओ 1 kg ब्लॉक का। देखो इस पर इधर से नॉर्मल लग रहा है यूं, ऊपर से उधर से एक फोर्स लग रहा था 18 न्यूटन का था ना, वो 18 न्यूटन का इधर से लग रहा था फोर्स, और तो कोई फोर्स नहीं था, ठीक है, यही है पूरा। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये मुझे पता लग गया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पे लिख दो फोर्स फॉर्मूला जो है आपका n-18, क्योंकि ये इधर है ये इधर है, n-18 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n क्या 20 आया क्या, नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 18 + 2 10, नॉर्मल माइनस 18 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो 20 आ रहा है पर इधर तो ऑप्शन ही नहीं दिया, मतलब हमने कहीं कोई गड़बड़ कर दी है। एक बार जरा ध्यान से देखें क्या पूछा गया है, वापस से आ जाएं। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। बात तो ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या, एक बार चेक कर लो। 18 और इधर से 60 लग रहा है, तो 60 माइनस 18 कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 50 8 42 न्यूटन लगेगा, ऊपर 3 2 5 और 1 6, 6g साइन 30 नीचे की तरफ लगेगा। टोटल नेट इतना ही लग रहा है। अच्छा हाँ सॉरी एक फोर्स, हाँ तुम भी सोच रहे होगे सर तुमने पकड़ लिया होगा शायद कुछ बच्चों ने, ये 1g साइन थीटा भी तो लगाना था ना इसका, mg साइन थीटा, 1g साइन थीटा मतलब 1/2 यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स इसका भी तो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जब नेट फोर्स लिखोगे तो n इस डायरेक्शन में, -18 और -5, ये 5 भी तो आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 20 + 5 25 न्यूटन। हाँ ये आ गया आंसर। देखो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कई बार, हाँ, पर तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला काम क्या किया, सारे ब्लॉक्स को कंबाइंड मानकर एक्सेलरेशन निकाल दिया।
ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जिस ब्लॉक पे नॉर्मल निकालना उस ब्लॉक को अलग किया, ऐसे नॉर्मल लिखा लाइक दिस, जो जो फोर्स बन रहे थे वो बनाए। एक इधर लग रहा है, इधर mg sin थीटा लगता ही है, इधर से नॉर्मल लगेगा 2 ब्लॉक के कारण से आगे की तरफ, ठीक है। और इस पर आपका फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, ये एक्सेलरेशन निकाल लिया था अपन ने, लगा दिया नॉर्मल, आ गया 25 न्यूटन। तो अगर इस प्रोसीजर को ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है ऐसे सवाल आप बना लोगे, कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो एक इम्पल्स बहुत पूछा जाता है। अभी अपन ने शुरुआत में भी जो पहला पार्ट था एनएलएम का, उसमें जो पहला पॉइंट लिया था वो यही था एक्चुअली। पर इम्पल्स नाम से नहीं देखा था हमने। तो इम्पल्स क्या होता है, देखो फोर्स क्या होता है, dp बाई dt, यही होता है ना, यानी f डॉट dt इज इक्वल्स टू dp, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते तो ये dp मतलब चेंज इन मोमेंटम ही तो है ये, ठीक है। ये इस क्वांटिटी को बोलते हैं इम्पल्स, एफ डी टी। कभी भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी पर फोर्स लगाए, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल फेंकी आपने, बल्ले से मारी, तो जो इम्पैक्ट आया एकदम से, बॉल लगी जिस क्षण, तो उस क्षण अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो एक सडन बहुत छोटे से टाइम के लिए बहुत तेज फोर्स लगता है बल्ले पे और बॉल पे भी। उस तेज फोर्स को इम्पल्स कहते हैं। वो ये क्वांटिटी से जनरेट होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें वो छोटा सा टाइम पीरियड दे देता है कि dt टाइम में लग रहा है, फोर्स निकालो, तो वो तो यहाँ से निकाल देते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। छोटा टाइम है यहाँ डाल दो, चेंज इन मोमेंटम है निकाल दो, तो फोर्स आ जाता है, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं इसे, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल देखे जाते हैं, तो हमें घबराने वाली बात नहीं होती, बस ये फॉर्मूला याद रखो। जैसे सवाल आया हुआ है 2021 में, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एक बॉल है जिसे हमने 10 मीटर की हाइट से, ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 0.15 kg की एक बॉल है, इतनी हाइट से मैंने इसे ड्रॉप किया, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। देखो सेम हाइट तक आई है, मतलब एनर्जी कंजर्व है, यानी इलास्टिक कॉलिजन है ना। ये ऐसे पकड़ लेते हैं हम चीजों को, यानी जितनी वेलोसिटी से टकराई होगी ना, उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड हुई होगी वापस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज, कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ, यानी वही एफ डॉट डी टी पूछा है। एफ डॉट डी टी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो यानी देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो मैं यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। टोटल यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, एम जी और h इंटू 10, और ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर, 0.15 ये कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 10 100, तो ये आ गया 200, वी स्क्वायर की वैल्यू आई 200, ठीक है। तो वी की वैल्यू लिखना चाहो तो 10√2 लिख लो। अब चेंज इन मोमेंटम लिखना है तुम्हें, डेल्टा पी। आप जानते हैं देखो डायरेक्शन वाइज देखा जाता है, तो ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लूं तो ये नीचे की तरफ ये नेगेटिव मोमेंटम होगा और ये पॉजिटिव मोमेंटम होगा। ये पी फाइनल बोल देते हैं इसे, पी इनिशियल बोल देते हैं। तो पी फाइनल कितना लिखोगे, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऊपर मतलब पॉजिटिव, वेलोसिटी तो यही रहेगी 10√2 माइनस पी इनिशियल, और पी इनिशियल क्या होगा 0.15, और वेलोसिटी नेगेटिव में रहेगी इसमें क्योंकि नीचे है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों टर्म सेम है तो ट्वाइस कर लें, ट्वाइस इंटू 0.15 इंटू 10√2, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम है, और हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स होता है। तो कैसे निकालोगे, ये कितना हो गया 15 टू 30, 0.3 हो गया ना ये, तो ये आ गया 3√2। तो 3√2 को थोड़ा सा चूंकि पॉइंट्स में दिया है 1.414 होता है √2, 3 से करो 4 3 12, 4.2 अराउंड कुछ आ रहा है, ये रहा। देखो सिंपल सवाल, सिंपल बोल रहा हूं, बस इतना ध्यान रखो, इंपल्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम करना है, डेल्टा पी निकाल दो बस, समझे क्या। हाँ, लास्ट में एक और कंसेप्ट बताता हूं, बस इतना ध्यान रखना, बहुत हो जाएगा एनएलएम के लिए, बहुत, मानना विश्वास करना। सिंपल एटवुड मशीन, सिंपल एटवुड मशीन जानते हैं क्या होते हैं, ज़्यादा तामझाम में फंसने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है एक पुली इधर एक पुली इधर 10 पुली बना के खेल रहे हो उसमें। अबे सिंपल एटवुड मशीन मतलब एक पुली का सवाल आता है नीट में, है ना। इसे याद भी कर लो और समझ भी लो, दोनों ही कर लो इसे,
जैसे ये पुली लगी है, यहाँ एक ब्लॉक है, मास m1 मास m2। अच्छा, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि इसे एटवुड मशीन कहते हैं। अगर सवाल में एटवुड मशीन लिखा हुआ आ जाए तो छोड़ दोगे तुम तो सवाल, पता नहीं क्या चीज़ है। इसी सिस्टम को एटवुड मशीन कहते हैं बच्चे, और कुछ नहीं है। देखो FBD बनाए इसका, तो m1G, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, और इधर m2G। ठीक है, मान लो कि सिस्टम इधर जा रहा है, तुम कहोगे नहीं सर सिस्टम इधर जा रहा है, अगर वो उधर जा रहा होगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, तुम ना टेंशन लो। ठीक है, तो FBD का अब इसका फोर्स का फॉर्मूला लिखो, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, m1G माइनस T, यही तो नेट फोर्स है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये अगर इधर से A जा रहा है तो ये इधर से A जा रहा होगा, इस पर नेट फोर्स देखो ऊपर की तरफ, T माइनस m2G इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही ना। अब इसे सॉल्व करके वो हमसे मोस्टली एक ही चीज़ पूछता है, एक्सीलरेशन बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन पूछ लेगा। ये दो, एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस टी ए प्लस टी ए कट जाएगा। इधर कितना आया, m1 माइनस m2G, ठीक है, इक्वल्स टू m1 प्लस m2a। ये तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, m1 माइनस m2G अपॉन m1 प्लस m2। ये याद भी रखना है भाई, डायरेक्ट याद रखना है, सीधा सीधा यूज में आएगा, सीधा सीधा। हाँ, अगर दूसरी चीज पूछ ली टेंशन, तो टेंशन में क्या करना, जैसे तुमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद कर लिया है ना, ये याद कर लिया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, जैसे तुमसे कहा जाए, अरे यार क्या है, जैसे तुमसे कहा जाए ये एक्सीलरेशन आ गया, इसमें डाल दो पहली वाली इक्वेशन में, तो t क्या आएगा यहाँ पर, इसमें आएगा m1G माइनस m1 इंटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज दिस m1 माइनस m2G अपॉन m1 प्लस m2। m1 कॉमन ले लो, अच्छा m1G दोनों ही कॉमन आ जाएगा, तो इधर आएगा LCM m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, ऐसे ही तो बनेगा, अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो m1 कट गया, ये क्या आया, 2m1 m2G अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज टेंशन। ये फॉर्मूला भी टेंशन का याद कर लो। देखो ये दो फॉर्मूले बोल रहा हूँ एटवुड मशीन के लिए, ये दिमाग ना भी लगाना चाहो, जो लगा सकते हैं तो बहुत भारी दिमाग नहीं है, कर सकते हैं, नहीं भी तो ये दोनों याद कर लो, सीधी सीधी चीज पूछेगा, या तो एक्सेलरेशन पूछेगा, वो ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर m1 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, अगर m1 नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब उल्टा चलेगा। अरे क्या बात समझे? हाँ, जैसे कि एक सवाल था, ऐसी टेंशन का फॉर्मूला सीधा सीधा आया था, ये भी अपना है किसी साल 22 23 में ही अराउंड होगा, 21 में भी हो सकता है, चेक कर लेना। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस सिस्टम, द स्ट्रिंग पास ओवर अ पुली व्हिच इज फ्रिक्शनलेस, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ, बताओ यार, एक्सेलरेशन पूछा है, यही तो m1 माइनस m2, अपने को पता है ये ज्यादा है, तो यानी कि एक्सेलरेशन इधर की तरफ रहेगा, है ना। तो m1 माइनस m2 यानी 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी, 2/10 जी, यानी g बाय 5 आंसर है। क्यों परेशान होते हो? ऐसे सवाल बना लेना बच्चे, और ज़्यादा तिकड़मबाजी कर पाओ नहीं कर पाओ, पर ये कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ कि फिजिक्स में ज़्यादा नहीं पूछता, वो हवा है। हाँ, अच्छे बच्चों के लिए बहुत कुछ है, अच्छे बच्चे मतलब हम बुरे नहीं हैं, अच्छे बच्चों का मतलब है कि जो यूँ चाहते हैं कि भैया हम तो 720 में से 720 लेके आए, 700 प्लस लेकर आए, उनके लिए हाँ। पर अगर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ निकलना है, क्रॉस करना है ना, तो हमें ये सिर्फ बेसिक्स ध्यान रखना पड़ेगा। और हम सिर्फ कई बार इस चीज़ में फंस जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने के, दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, अच्छा यार वो ये पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं उस चक्कर में, उनके चक्करों में फंस के मैं वो नहीं करता जो बेसिक है, वहीं दुर्गति हो जाती है। बेसिक कर लो, हो जाएगा, लोड मत लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। बेसिक जो करें बस उन्हें छांट के देख लेना, तुम उतने छांट लोगे कि 75% कर लोगे पेपर को, समझे? विश्वास करो। चलो समाप्त करते हैं, फिर नए सेशन में नया टॉपिक सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी लेकर आएंगे।